अगर ये कहा जाए कि 18वां जन्मदिन मनाते ही किसी इंसान के अहम कानूनी अधिकार अचानक से शून्य हो जाते हैं, जैसे किसी ने कोई स्विच ऑफ कर दिया हो, तो क्या ये बात गले उतरती है? हाँ, बिल्कुल नहीं। कानून ऐसे किसी ऑन ऑफ स्विच की तरह तो काम नहीं करता। वही तो। पर सालों तक हमारे लीगल सिस्टम और समाज में कुछ ऐसी ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पलती रही, खासकर जब बात आती है एक अनमैरिड डॉटर के मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के अधिकार की। राइट। ये सोसाइटी में बहुत कॉमन है मानना कि 18 साल के होते ही यानी मेजॉरिटी अटेन करते ही माँ बाप की कानूनी जिम्मेदारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स मटेरियल को खंगालने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही डिटेल्ड लीगल इंसाइट और इन्फोग्राफिक है, जो कि हम यहाँ किसी बोरिंग लॉ बुक की रीडिंग तो करने नहीं वाले। हाँ। हम ये समझेंगे कि उम्र के साथ हमारे अधिकार आखिर इवॉल्व कैसे होते हैं। बिल्कुल, ये टॉपिक टेक्निकल जरूर लगता है पर डीपली एम्पावर करने वाला है। तो सबसे पहले उस टकराव को समझते हैं जो इस पूरे कंफ्यूजन की जड़ है। हमारी सोर्स के हिसाब से यहाँ दो अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। दो अलग कानून जो लगता है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ, एक तरफ है सीआरपीसी की धारा 125। हाँ। और दूसरी तरफ है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, जिसकी धारा 20 है, जिसे हम बोलचाल में HAMA कहते हैं। तो अब दोनों ही मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, पर इनके बीच एक अजीब सी रस्साकशी दिखती है। दोनों एक ही बात पर अलग अलग नियम क्यों बता रहे हैं? इस रस्साकशी को समझने के लिए ना हमें इन दोनों कानूनों के DNA को समझना होगा। इन दोनों के बनने का पर्पस एकदम अलग है। अच्छा, किस तरह से अलग? देखिए, अगर हम सीआरपीसी की धारा 125 की बात करें तो ये कोई फैमिली लॉ नहीं है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हिस्सा है। वेट, क्रिमिनल कानून में भरण पोषण की बात क्यों की गई है? ये तो सिविल मैटर होना चाहिए ना? वही ना, इसका मेन मोटिव बहुत ही सिंपल और फोकस्ड है, लोगों को बेसहारा होने या भूखमरी से बचाना, जिसे अंग्रेजी में हम वैग्रेंसी कहते हैं। ओह, मतलब स्टेट यानी सरकार नहीं चाहती कि कोई मजबूरी में सड़क पर आ जाए। एकदम सही, क्योंकि बेसहारा होना कई बार क्राइम और सोशल इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है, इसलिए सीआरपीसी एक समरी रेमेडी देता है। ये एक तरह का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है जो बहुत तेजी से काम करता है, ताकि इंसान का तुरंत सर्वाइवल इंश्योर हो सके। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि एक फर्स्ट एड किट हो। हाँ, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। मतलब जब किसी को अचानक से कोई गहरी चोट लगती है तो हम तुरंत एक बैंडेड लगाते हैं या खून रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उस पल के लिए जान बच जाए। सीआरपीसी की ये धारा बिल्कुल उस फर्स्ट एड की तरह काम कर रही है। बिल्कुल, इसका काम कोई लॉन्ग टर्म इलाज करना नहीं है, बल्कि उस इमीडिएट क्राइसिस को मैनेज करना है। सही बात है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हमा की धारा 20 को देखते हैं। हमा एक सब्सटैंटिव पर्सनल लॉ राइट है, यानी ये एक मूल व्यक्तिगत अधिकार है जो हिंदू पर्सनल लॉ के तहत मिलता है। अच्छा, तो इसका दायरा थोड़ा बड़ा होगा। बहुत बड़ा। इसका ध्यान सिर्फ भुखमरी से बचाने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक इंसान के लाइफ स्टैंडर्ड, उसकी एजुकेशन और उसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करता है। तो जैसे बाप और बेटी के बीच जो कल्चरल और फैमिली ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये उनको कानूनी रूप देता है। एग्जैक्टली। तो अगर सीआरपीसी फर्स्ट एड किट है तो हमा एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है जो प्रॉब्लम का स्थायी समाधान देता है। पॉइंट है, लेकिन यहाँ एक बात मुझे उलझा रही है। बताइए। अगर दोनों ही कानून मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, एक तुरंत राहत दे रहा है और दूसरा लंबी सुरक्षा, तो इनमें आपस में टकराव क्यों है? क्या एक 18 साल की लड़की के लिए ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते? ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। टकराव इसलिए होता है क्योंकि दोनों कानूनों की अपनी अपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट शर्तें और लिमिटेशंस हैं। कैसी लिमिटेशंस? क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 125 का एक बहुत ही सख्त नियम है। वो कहता है कि अगर बच्चा 18 साल का हो गया है, यानी लीगली मेजर हो गया है, और वो फिजिकल और मेंटल रूप से पूरी तरह फिट है, तो उसे इस धारा के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वेट, सच में? एकदम से बंद। हाँ। क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर का लॉजिक ये है कि एक 18 साल का फिजिकली हेल्दी इंसान खुद काम कर सकता है, वो खुद को भूखमरी या बेघर होने से बचा सकता है। तो कानून की नजर में अब वो इमरजेंसी खत्म हो चुकी है। राइट। उस स्टेज पर आकर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो जो इमरजेंसी सपोर्ट था ना, वो प्रैक्टिकली अपना काम रोक देता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सिस्टम कह रहा है कि अब आप अडल्ट हो गए हो, इसलिए स्टेट की तरफ से मिलने वाली वो फर्स्ट एड अब बंद की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती होगी जब इस टेक्निकलिटी को गलत तरीके से समझ लिया जाता होगा। वही सबसे बड़ी दिक्कत थी। लोग ये मानने लगे कि अगर सीआरपीसी ने पैसे देने से मना कर दिया तो इसका मतलब है कि भरण पोषण का वो पूरा अधिकार ही खत्म हो गया। और हमारे सोर्स के मुताबिक सालों से अदालतों में यही हो रहा था, राइट? लड़कियां 18 की होती थीं और मैजिस्ट्रेट उनका केस ये कहकर खारिज कर देते थे कि भाई अब कानून के हाथ बंधे हैं। हाँ, और इसी भयानक उलझन को हमेशा के लिए साफ करने की जरूरत थी। पता नहीं कितने केसेस सिर्फ इसी गलतफहमी की भेंट चढ़ गए होंगे।
वकीलों से लेकर आम जनता तक सबको लगता था कि सीआरपीसी का दरवाजा बंद मतलब न्याय के सारे दरवाजे बंद। और यहीं पर इस पूरी कहानी में आती है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच है। हाँ, हमारे सोर्स में एक बहुत ही हिस्टोरिकल फैसले का जिक्र है, अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य 2020 का जजमेंट। राइट, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश। इस केस ने इस पूरी कानूनी उलझन को, इस फर्स्ट एड वर्सेस इंश्योरेंस की लड़ाई को पूरी तरह से डीकोड कर दिया ना। हाँ, अभिलाषा केस की सबसे खास बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत ही माइक्रो लेवल पर देखा। कोर्ट ने सबसे पहले तो कानून की उस टेक्निकल लिमिट को एक्सेप्ट किया। मतलब उन्होंने माना कि सीआरपीसी की लिमिटेशन वैलिड है। हाँ, उन्होंने क्लियरली कहा कि सीआरपीसी 125 के तहत बैठा एक मैजिस्ट्रेट किसी 18 साल से ऊपर की अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस नहीं दे सकता, बशर्ते वो मेंटली और फिजिकली फिट हो। तो मैजिस्ट्रेट सच में हेल्पलेस है वहां पर। बिल्कुल, उसके हाथ क्रिमिनल कानून की उन बाउंड्री से बंधे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम कहानी को सिर्फ यहीं तक सुने तो ऐसा लगता है कि बेटी तो केस हार गई, 18 की हुई और लीगल सपोर्ट का दी एंड। हाँ, लगता वही है। पर यहीं पर हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट आता है, वो अधिकार आखिर खत्म नहीं होता है। एग्जैक्टली, यही इस पूरे जजमेंट का टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे जो कहा उसने पूरे लीगल लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। कोर्ट ने कहा कि 18 साल की उम्र पार करने के बाद भी उस बेटी का मेंटेनेंस का अधिकार एक्सटिंग्विश नहीं होता। यानी अधिकार मरता नहीं है। नहीं मरता। एक अनमैरिड बेटी अपनी शादी होने तक NHIMA की धारा 20 के तहत पूरे हक से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ओह वाह। हाँ, पर्सनल लॉ के तहत पिता का वो जो सब्सटैंटिव राइट यानी मूल दायित्व है वो 18 साल के किसी मनमाने नंबर पर अचानक से 0 नहीं हो जाता। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अधिकार किसी ने छीना नहीं है, बल्कि वो अधिकार मांगने का दरवाजा बदल गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हम इसको ऐसे सोचें, जैसे एक पाइपलाइन है, सीआरपीसी की पाइपलाइन सिर्फ 18 मीटर तक ही बिछी हुई है। जैसे ही 18 मीटर खत्म, वो पाइप भी खत्म। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पानी ही खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, पानी तो वही है। हाँ, पानी यानी आपका अधिकार वही है, बस अब उसको लेने के लिए आपको हमाला नाम की दूसरी पाइपलाइन से जुड़ना होगा, जो शादी होने तक आगे चलती है। ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझाती है। एक प्रोसीजरल लिमिटेशन और सब्सटैंटिव राइट में यही बड़ा फर्क होता है। अगर इसको जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र के लेंस से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियली ये साफ कर दिया कि अधिकार सेम है, बस उसे इन्फोर्स करने का लीगल मैकेनिज्म बदल गया है। अब वो रिलीफ सीआरपीसी के तहत किसी क्रिमिनल कोर्ट के मैजिस्ट्रेट से नहीं मिलेगी। तो अब कहाँ जाना होगा? अब उस लड़की को सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि फैमिली कोर्ट ही वो सही जगह है जहां हमा जैसे सिविल और पर्सनल लॉज की सुनवाई होती है। ठीक है, पर मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। देखिए, ये सब प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव जैसे भारी भरकम शब्द ना कोर्ट रूम की बहस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पर उस आम 18 साल की लड़की का क्या? मतलब अगर अधिकार वही है कि बेटी को पिता से सपोर्ट चाहिए, तो सिर्फ गलत कोर्ट में चले जाने से पूरा केस खारिज क्यों हो जाना चाहिए? अगर लड़की गलती से मैजिस्ट्रेट के पास चली भी गई, तो मैजिस्ट्रेट खुद क्यों नहीं कहता कि भाई ये मेरी ब्रांच नहीं है, मैं ये फाइल फैमिली कोर्ट भेज रहा हूँ? पॉइंट तो वैलिड है। राइट। पूरा केस डिसमिस करके उसे वापस 0 पर धकेलने का क्या लॉजिक है? क्या हमारी न्याय प्रणाली को आम लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए? ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नेचुरल है। बाहर से देखने पर ये पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी खराबी लगती है, लेकिन कोर्ट्स कैसे ऑपरेट करते हैं इसके पीछे एक डीप स्ट्रक्चरल रीजन है। अदालतें अपने जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र से बहुत कड़ी तरह से बंधी होती हैं। अच्छा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है? नहीं है। इसको ऐसे देखिए कि क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स के काम करने का पूरा इंजन ही अलग होता है। एविडेंस देखने का तरीका, ट्रायल का फ्लो, जजेस की स्पेसिफिक ट्रेनिंग सब अलग है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स समरी ट्रायल्स के लिए बने हैं जहां तुरंत एक्शन चाहिए। उनके पास हामा जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल कानून या लाइफ स्टैंडर्ड के क्लेम्स पर डिटेल में लंबी बहस सुनने का ना तो मैंडेट होता है और ना ही वक्त। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हो गया कि किसी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो घबराहट में किसी आई स्पेशलिस्ट यानी आंखों के डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गया। हाँ बिल्कुल वैसा ही। अब डॉक्टर तो वो भी है, क्लिनिक भी खुला है, लेकिन आंखों का डॉक्टर उस पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली। उसकी औकात, उसके टूल्स और उसकी ट्रेनिंग सब आंखों तक ही लिमिटेड है। वो बस इतना कह सकता है कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। अगर वो खुद बाईपास सर्जरी करने लगा तो मरीज तो मरेगा ही, पूरा मेडिकल सिस्टम भी मजाक बन जाएगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। अदालतों में भी एग्जैक्ट यही मैकेनिक्स काम करते हैं। अगर क्रिमिनल कोर्ट्स डिटेल्ड सिविल मैटर्स सुनने लग जाएं, तो जो उनका ओरिजिनल इमरजेंसी रिलीफ का सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। वो बैकलॉग में दब जाएंगे। राइट। और वैसे भी एक मैजिस्ट्रेट के पास लीगल पावर ही नहीं होती कि वो फैमिली लॉ के तहत सिविल डिक्री पास करे, और इसी वजह से
क्लाइंट्स और लॉयर्स दोनों के लिए इस सोर्स मटेरियल से सबसे बड़ी प्रैक्टिकल सीख मिलती है और उसी क्या है? कि सही लीगल फोरम यानी सही कोर्ट चुनना सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं है, ये पूरे केस की नींव है। अगर आप गलत दरवाजे पर खड़े हैं तो केस मेरिट पर सुनाई ही नहीं जाएगा। जज ये देखेगा ही नहीं कि लड़की सही है या पिता, वो सिर्फ दरवाजा देखेगा। हाँ, वो देखेगा कोर्ट गलत है और केस खारिज। ये डिटेल वाकई आंखें खोलने वाली है। लोग सोचते हैं सच्चाई साथ है तो न्याय मिल ही जाएगा, पर सच्चाई के साथ साथ सही रास्ता पता होना बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इस जजमेंट ने एक बहुत ही डीप लीगल थ्योरी को प्रैक्टिकली एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र सोर्स में भी बार बार है। प्रोसीजरल लिमिटेशंस कैन नॉट डिफीट सब्सटैंटिव राइट्स। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। यानी कानून की किसी प्रक्रिया की कमी की वजह से आपके मूल अधिकार को हराया नहीं जा सकता। यही तो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की खूबसूरती है। ये उन लॉयर्स और लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो फास्ट ट्रैक के चक्कर में शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं CRPC 125 लगाओ जल्दी पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन पिटीशन फाइल करते वक्त ध्यान देना होगा कि बेटी की उम्र क्या है। अगर वो 18 से ऊपर और फिट है तो क्रिमिनल कोर्ट में टाइम वेस्ट करना एक फेटल मिस्टेक होगी। उन्हें सीधे HMA के तहत फैमिली कोर्ट जाना चाहिए। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्लियर कर दिया कि 18 साल की उम्र कोई कॉन्क्रीट की दीवार नहीं है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। ये बस एक टोल प्लाजा है जहां आपको अपनी लीगल गाड़ी की लेन चेंज करनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है। तो चलिए हम इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। एक बार आज की इस डिस्कशन के की टेकअवेज को समेट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमने देखा कि एक अनमैरिड डॉटर का अपने पिता से सपोर्ट पाने का अधिकार 18 साल की उम्र में इवेपोरेट नहीं होता। अभिलाषा बनाम प्रकाश के 2020 के हिस्टोरिक जजमेंट ने यह साफ कर दिया। भले ही CRPC की धारा 125 का वो फास्ट ट्रैक रास्ता 18 पर ब्लॉक हो जाता है, पर HMA की धारा 20 का हाईवे उसकी शादी होने तक पूरी तरह ओपन रहता है। बस आपको क्रिमिनल कोर्ट छोड़कर सिविल या फैमिली कोर्ट जाना है। एग्जैक्टली। और ये पूरी डिस्कशन इस बात का कितना बड़ा प्रूफ है ना कि सही लीगल नॉलेज का होना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सही कहा। जब लोगों को सिस्टम की डीप प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो वो इन कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया में फंसता नहीं है। गलत कोर्ट के चक्कर काटने से जो सालों का टाइम और लाखों रुपए बर्बाद होते हैं और जो मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता है, वो सब बच जाता है। हाँ, इसीलिए ये इन्फो सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, सोसाइटी के हर उस इंसान के लिए है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन वाकई हमें अंधेरे से बाहर निकालती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान एक थॉट मेरे जहन में बार बार घूम रहा है। ओह, वो क्या? वो कुछ ऐसा है जो इन लीगल डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली लिखा तो नहीं है, पर हमारी ग्राउंड रियलिटी से बहुत डीपली जुड़ा है। बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बहुत ही एफिशिएंटली सेट कर दिया कि प्रोसीजरल लिमिटेशंस सब्सटैंटिव राइट्स को हरा नहीं सकते। कागजों पर ये पढ़ने में बहुत ही आइडियल और फेयर लगता है। बात तो ठीक है। लेकिन अगर हम असली सोसाइटी की तस्वीर देखें, जब एक मजबूर लड़की के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट का वो तुरंत और सस्ता रास्ता बंद हो जाता है और कानून उसे कहता है कि जाओ, अब फैमिली कोर्ट जाओ अपना अधिकार लेने, तो क्या उस सिविल कोर्ट तक पहुंचना प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि सिविल अदालतों की प्रक्रिया कितनी लंबी, कितनी थकाऊ और कितनी खर्चीली होती है। सालों साल बस तरीके पड़ती हैं और लॉयर्स का मीटर धड़ाड़ले से चलता रहता है। बिल्कुल। तो अगर किसी जरूरतमंद के पास उस सही अदालत तक पहुंचने के पैसे ही ना हो, अगर उसमें वो लंबी लड़ाई लड़ने का स्टैमिना ही ना हो, तो क्या सिर्फ बुक में सब्सटैंटिव राइट लिखे होने से उसे सच में न्याय मिलता है? ये बहुत कड़वा सच है। जब फर्स्ट एड किट ने काम करने से मना कर दिया हो और शहर के उस बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक जाने का किराया ही जेब में ना हो, तो उस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के कागज का आम इंसान आखिर क्या करेगा? क्या हमारी ये वेल डिफाइंड कानूनी प्रक्रियाएं रियलिटी में अभी भी आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इस सवाल का जवाब शायद हमें किसी एक कोर्ट के जजमेंट में ना मिले। इस पर एक पूरे समाज के रूप में हमें गहराई से मंथन करना पड़ेगा। खैर, इस डीप थिंकिंग वाले नोट के साथ ही आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।